जी एक स्टूडेंट ने कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 38। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के एडवांटेजेस में लिखा हुआ है इट कैन बी डिफेंडेड इन रिव्यू। भाई जगह छोड़ दीजिए जो स्टूडेंट खड़े हैं साइड पर। इट कैन बी इजीली डिफेंडेड इन रिव्यू, इसका मतलब क्या है? इसमें एक चीज है में रखिएगा, रिव्यू से मुराद रिव्यू इंगेजमेंट नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में 3 अल्फाज यूज होंगे, तीनों में फर्क पता होना चाहिए आपको, नोट कर लीजिए। एक है रिव्यू इंगेजमेंट, एक है रिव्यू इंगेजमेंट, दूसरी टर्म है रिव्यू और तीसरी टर्म है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है। जो रिव्यू एंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, इसका मतलब है किसी एक पर्सन या टीम का काम कोई दूसरा पर्सन या दूसरी टीम चेक करे कि इसने ठीक किया है कि नहीं, इसे कहते हैं रिव्यू या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है। फर्म के अंदर एक रूल होता है कि हर पर्सन का काम कोई दूसरा पर्सन चेक करेगा, हर पर्सन का काम। तो विद इन द टीम जो जूनियर का काम होता है वो सीनियर चेक करता है उसके काम करने के बाद कि उसने काम ठीक किया कि नहीं किया, इसे क्या कहते हैं रिव्यू। और सीनियर के काम को मैनेजर चेक करता है कि इसने काम ठीक किया कि नहीं किया, इसे क्या कहते हैं, इसे भी रिव्यू कहते हैं। मैनेजर के काम को पार्टनर चेक करते थे, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की खड़े रहेंगे आप, मैं 2-3 दिन आपको मुसलसल माफी देता रहूं। मैनेजर के काम को पार्टनर चेक करता है कि उसने काम ठीक किया कि नहीं, इसे भी कहते हैं रिव्यू। यानी यूं कह लीजिए जब विद इन द टीम कोई भी सीनियर पर्सन अपने से सबऑर्डिनेट के काम को चेक करेगा कि वो ठीक किया कि नहीं, उसे कहेंगे रिव्यू। लेकिन पार्टनर के काम को कौन चेक करेगा? हाँ, आई कैप या समटाइम फर्म के अंदर ही कोई और दूसरा पार्टनर, ये टीम के बाहर का बंदा है, ये फर्क ध्यान में रखिएगा। जब टीम के बाहर का कोई बंदा यानी फर्म का कोई दूसरा पार्टनर भी हो सकता है या आई कैप भी हो सकता है, ये चेक करे कि काम ठीक हुआ है कि नहीं, इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो रिव्यू और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में नेचर ऑफ वर्क एक जैसा ही है कि चेक करना है इन लोगों ने काम ठीक किया है कि नहीं। लेकिन अगर वो टीम के अंदर ही एक सीनियर बंदा किसी के काम को चेक करेगा विद इन द टीम, उसे रिव्यू कहेंगे। और अगर आउटसाइड द टीम कोई पर्सन आके चेक करे, अब जो गौर से सुनेगा, आउटसाइड द टीम जो बंदा है वो इनसाइड द फर्म भी हो सकता है और आउटसाइड द फर्म भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का चैप्टर आएगा ना, उसमें ये कंसेप्ट मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूंगा। रिव्यू में और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में फर्क समझ आ गया? रिव्यू एंगेजमेंट एक टाइप ऑफ एंगेजमेंट है, डिफरेंट एंगेजमेंट है, ऑडिट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट में हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट में लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ये एंगेजमेंट ही लैदा है, इसका एंगेजमेंट लेटर लैदा डिसाइड होता है, इसके प्रोसीजर लैदा परफॉर्म होते हैं, इसका एविडेंस लैदा लिया जाता है, इसकी रिपोर्ट लैदा होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट एंगेजमेंट है। रिव्यू एंगेजमेंट का मतलब है डिफरेंट एंगेजमेंट, ऑडिट नहीं, कोई और एंगेजमेंट, वो एंगेजमेंट ही, वो हमारी जॉब ही डिफरेंट हो गई। और रिव्यू और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का मतलब आपको यहां पे उसने टर्म यूज किया है। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था सर, उसने कहा कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कैन इजीली बी डिफेंडेड इन रिव्यू। तो किसका ये मतलब है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग रिव्यू एंगेजमेंट में होती है, ऑडिट एंगेजमेंट में नहीं होती? नहीं 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 नहीं, ये ऑडिट एंगेजमेंट में भी होती है, रिव्यू में भी होती है। यहाँ पे लफ्ज रिव्यू से मुराद रिव्यू एंगेजमेंट नहीं है, बल्कि इससे मुराद है जब कोई सीनियर बंदा चेक कर रहा होगा और वो कहेगा बताओ सैंपल कैसे सिलेक्ट किया, कहीं बायस तो नहीं हो गए, सैंपल कैसे सिलेक्ट किया कहीं तो जो चांस होता है प्रैक्टिस में, पता क्या होता है, बाजुकात मैंने अब ये सच में बाजुकात सच में होना नहीं चाहिए, ये पहले सुन लें, होना नहीं चाहिए, लेकिन सम टाइम होता है। कुछ जूनियर क्या कहते हैं, सैंपल उठाया उसमें कोई गड़बड़ नजर आई ना, तो आपको पता है जब रिस्क ज्यादा होना तो प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने पड़ते हैं, फॉर्म में भी ऐसे ही चलता है। लेकिन जब कोई गड़बड़ नजर आते ना, वाउचर बंद करके वापस और सैंपल चेंज कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला कि सैंपल ओरिजिनली कौन सा सिलेक्ट किया था, बाद में चेंज हुआ कि नहीं। पार्टनर भी जाहिर है कभी ना कभी जूनियर तो थे, उन्हें सारे दावपेच का पता होता है, तो उन्हें रिस्क होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लमेटिक वाउचर आया था, जूनियर ने इसको चेंज कर दिया। अगर आपने हैप्पैजार्ड सिलेक्शन की हो ना, हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग, उसमें आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टमैटिक या रैंडम हो उसमें नहीं कर सकते।
इसलिए वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में आपको पता है हम रैंडम या सिस्टमैटिक सिलेक्शन करते हैं, तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को रिव्यू में आप इजीली डिपेंड कर सकते हैं। पार्टनर को आप कहेंगे सर जी मेरी सिलेक्शन पे उंगली ना उठाइएगा क्योंकि मैंने नहीं की, स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से हुई है, ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता था, रैंडम नंबर जो उसने जनरेट किया वही आपके सामने, एवरी nth आइटम जो आई वही आपके सामने। तो ये समझा रहा है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को हम रिव्यू में इजीली डिफेंड कर सकते हैं कि ये सैम्पलिंग बिल्कुल ठीक है जी। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग ये पहले हमारे सिलेबस में होता था, अब नहीं है, पुरानी बुक यूज कर रहे हैं इसीलिए। तो भाई एक बात सुन लें, अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि पुरानी बुक क्या यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने पुरानी बुक से पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है, फ्रेश स्टूडेंट के लिए हमेशा देखें, आप लोगों ने 15-20 हज़ार फीस दी हुई है ना, ठीक है, 18 जितनी भी फीस दी हुई है, तो 400-500 की किताब बेचने का मुझे कोई फायदा है? इमटेरियल है मेरे लिए, ठीक है, तो इसलिए मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि किताब बिके, इमटेरियल एग्रीगेट, ठीक है ठीक है। अच्छा केस स्टडी में आओगे, ये माइंड नहीं चलता इतना, तो फ्रेश स्टूडेंट के लिए याद रखें, क्योंकि नए सिरे से उसने नॉलेज हासिल करना है तो लेटेस्ट चीज से ही हासिल करे तो बेहतर है। पुरानी बुक अगर किसी दोस्त बार से आप ले भी लेते हैं ना, तो नए स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो किसी और की नोटिंग होती है तो वो अपनी नोटिंग हो सकता है, अपने सोचने का अंदाज डिफरेंट होता है, भाई बैठ जाए असाइनमेंट करके आया करें। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजेस अच्छा चेंजेस दो तरह की होती है, ये मैं आपको बता दूं, एक वो चेंजेस जो ICAP सिलेबस में चेंज करता है, और एक वो जो टीचर में इंप्रूवमेंट आती है। आपको पता है टीचर में भी हर सेशन में इंप्रूवमेंट आती है। इवन मुझे कोई 12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, हर सेशन में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स और फिर उनके सवाल जवाब होते हैं, लेकिन स्टिल मैं जो नए सवाल होते हैं ना स्टूडेंट्स के, उनको लिख लिया करता हूँ, मेरी आदत है, खासतौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जो सवाल आते, तो उसमें नए सवाल आते हैं ना, तो सोचने का तरीकाकार फिर हमारा थोड़ा बदलता है, इस कंसेप्ट को ऐसे समझा दे, इसको ऐसे पिछली दफा ऐसे, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस ऐसे आती हैं जो टीचर या उस प्रोफेशनल जिसने किताब लिखी है ना, उसकी डेवलपमेंट की वजह से वो कुछ फॉर्मेट या प्रेजेंटेशन वगैरह चेंज कर दे, एक वो चेंजेस होती हैं, लेकिन वो स्टूडेंट के लिए इतनी अहम नहीं है, क्योंकि अगर पुरानी है ना तो वो भी ठीक है, वो है ठीक, लेकिन वो समझ लें आपके कंसेप्ट को सिंप्लीफाई या इजी कर देता है। लेकिन कुछ चेंजेस होती हैं जो ICAP सिलेबस में चेंज करता है, वो ज्यादा क्रिटिकल होती है। तो आप लोगों ने एक दफा ये जो पुरानी बुक यूज कर रहे हैं, नए के लिए तो रिकमेंडेशन ये नई बुक यूज करें, पुरानी बुक वो स्टूडेंट यूज करे जिसने पहले उसे पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत मेहनत की होती है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो पुरानी बुक को ही यूज करें। वो एक सफा देखेगा उसे रिवाइज हो जाएगा सारा, अच्छा सर ने ये एग्जांपल दी थी, इस वक्त मैंने ये चीज नोट की थी, उसके लिए वही बुक बेहतर। लेकिन फिर उसने एक काम एडिशनल करना होता है, क्या पता, उसने सिलेबस में चेंजेस को इंश्योर करना होता है। तो एक दफा किसी दोस्त से नई बुक लेके उसको कंपेयर कर ले कि इसमें क्या चेंज है, जो तो कंसेप्ट तो वही है, लेकिन अल्फाज थोड़े बहुत टीचर ने डिफरेंट किए होंगे, सिंप्लीफाई करके कोई एग्जांपल ऐड कर दी होगी, उसको करे ना करे वो कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो सिलेबस में चेंजेस है उनको फिर नई बुक में ऐड लेस कर ले। सिलेबस से कोई चीज निकली है तो डिलीट कर दे, और सिलेबस में कोई नई चीज आई है तो ऐड। ये नई बुक के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिलेबस में क्या चेंजेस है। ये काम आपने करना, ठीक है, जो पुरानी बुक यूज कर रहे हैं जिन्होंने पिछले सेशन में पढ़ा हुआ था, ये मेरी तरफ से सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी, या जो करना चाहे करें, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फायदा भी आपका है, नुकसान बताना मेरा फर्ज है, अमल करना ना करना आपका जी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में क्या फर्क है? एक सबसे बड़ा फर्क यह आपके लिए कि मटीरियलिटी मैंने आपको समझाया हुआ है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी नहीं समझाया हुआ, तो उसके बारे में अभी ना सोचें। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपने नहीं करना, बताइए क्या डिफरेंस है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, शायद उसने पूछा है, वो क्वेश्चन अभी आपने नहीं, उसके साथ लिख ले पेंडिंग, है ही नहीं ना, हाँ नहीं है तो छोड़ दे इसको, छोड़ दे, हाँ जी ठीक है। तो अभी आपने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है, लेकिन अभी नहीं, वो चैप्टर 9 हम पढ़ेंगे, मटीरियलिटी उसमें समझाऊंगा। क्लियर मेरे भाई? अब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे गौर नहीं करना, मुझे बता दे मटीरियलिटी क्या है? 5% ऑफ प्रॉफिट। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो जो 5% से कम की मिस स्टेटमेंट होगी उनको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, कि उनको कहीं पे लिखेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे। इकट्ठा करने का मकसद क्या होता है कि एंड पे देख लें एग्रीगेट मटेरियल तो नहीं है, और जिस सफे पे इकट्ठा करते हैं उस सफे का नाम क्या है? क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल। शाबाश, पढ़ा था हमने। और कोई क्वेश्चन? क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल चैप्टर 14 कंफर्मेशन में पढ़ा था जब प्रोजेक्शन की थी। और कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं जी मेरे भाई।
सैंपल का साइज कितना लेना है ये कैसे पता चलेगा? सैंपल का साइज कितना लेना है ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्या एक मिनट है रेना, सैंपल का साइज कितना लेना है ये कैसे पता चलेगा? अच्छा मेरा ख्याल है पिछले साल की फाइल देखेंगे, जितना पिछले साल साइज लिया उतना इस साल ले लेंगे। नहीं, पिछले साल का सैंपल साइज पिछले साल के फैक्टर्स की बेस पे लिया गया था, इस साल का सैंपल साइज इस साल के फैक्टर की बेस पे लिया जाएगा। बताइए कैसे पता चलेगा सैंपल साइज कितना लेना? फैक्टर्स को देख के। वो जो कल फैक्टर्स पढ़े थे वो किस लिए थे? सैंपल साइज के लिए। अगर फैक्टर्स मौजूद है इंक्रीज वाले तो सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा, और वो डिक्रीज वाले तो डिक्रीज हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट था, ऐसे ना करें। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फिर से पूछ लें, कोई नहीं। कि सैंपल्स कैसे पता चलेगा सैंपल साइज कितना लेना है? फैक्टर्स को सामने रखे डिसाइड करेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के फैक्टर्स कुछ हो रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल के फैक्टर कुछ हो रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। अच्छा, हमने सैंपल डिजाइन जो है वो स्टेप कंप्लीट कर लिया हुआ, एग्रीड। अब हम सैंपलिंग के बाकी के 3 स्टेप्स करेंगे, और ये स्टेप इजी हैं। आज के लेक्चर में तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। इन शॉर्ट आज के लेक्चर में सैंपलिंग का चैप्टर कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, होम असाइनमेंट आपको देनी है, फिर होम असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर होम असाइनमेंट के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन मंडे कल सैटरडे है। अच्छा सुन लें। अब जैसे जैसे हम एक तरीका ये होता है, ये में रखिए, मैं आपके साथ शेयर कर लूं। हमारी केस स्टडी की प्रैक्टिस अभी कम है, आपको ये पता है? ये पता है केस स्टडी कम है। हाँ। उसकी रीजन क्या है ये सुन लें। लेकिन आपको केस स्टडी समझाई जा रही है, बेसिक्स कंसेप्ट्स आपके केस स्टडी के बिल्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे उस चैप्टर में जो केस स्टडीज हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे आप कुछ पढ़ रहे हैं। कंफर्मेशन में भी पढ़ा आपने एनालिटिकल प्रोसीजर में तो हर केस स्टडी ज्यादा नहीं पूछता, सैम्पलिंग में भी केस स्टडीज आपको 13A 13B असाइनमेंट के तौर पे, और वो हम आज अगर टाइम मिल जाता है आज, वरना कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे 13A भी 13B भी, आपके होम असाइनमेंट भी। लेकिन इसकी रीजन क्या सुन लें। हमारा केस स्टडी में अगर सारे क्वेश्चन में अभी प्रैक्टिस करवा दूं ना, तो आपके पास एंड में जाते जाते ना आप उसको भूल जाएंगे। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन ये थी सैम्पलिंग का चैप्टर करवाओ, जब सैम्पलिंग का चैप्टर चल रहा हो उसकी सारी की सारी केस स्टडी करवा दो तब भी। फिर उसके बाद कंफर्मेशन का चैप्टर जब चल रहा हो उसमें सारी वॉल्यूम 2 सारी की सारी केस स्टडी करवा दो। फिर उसके बाद रिपोर्ट का चल रहा हो सारी की सारी केस स्टडी करवा दो। फ्रॉड का रिस्क सारी की सारी केस स्टडी करवा। एक ऑप्शन ये थी। पास्ट में हम इस ऑप्शन के मुताबिक चलते रहे हैं, लेकिन आपको बताया ना इस सेशन में कुछ थोड़ा सा रिजल्ट वगैरह, कुछ स्टूडेंट से फीडबैक लेके, कुछ अपने एक्सपीरियंस से, और कुछ एग्जाम जिस तरीके से वो पेपर सेट करता है उसकी पेपर सेट करने की अप्रोच को डिकोड करके अपनी तरफ से जितनी को समझ बुझा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बजाय ये कि आज आपको 4 केस स्टडीज दूं, चारों की चारों सैम्पलिंग की, पहले मैं आपको 4 टॉपिक्स पढ़ा दूं बड़े बड़े केस स्टडी वाले, फिर हर दिन चारों की एक केस स्टडीज दो, ताकि आपकी एक ही दिन में मल्टीपल कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस हो सके। एक ही दिन में मल्टीपल, आपको इस काबिल होना है कि एक सिटिंग में बैठे बैठे 10 टॉपिक्स की केस स्टडी को प्रैक्टिस कर सकें केस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी। एक ये कि हर रोज 4 क्वेश्चन दूं एक ही टॉपिक के। दूसरी ऑप्शन ये थी कि 4 टॉपिक्स पहले पढ़ा दूं, उसके बाद जो केस स्टडीज आए वो डेली एक केस स्टडी दूं हर टॉपिक की, ताकि आपका डेली बेसिस के ऊपर वो टॉपिक रिवाइज होते जाए। ठीक है, और आपको एक सेटिंग में मल्टीपल टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने की आदत भी पड़े। तो मैंने आपसे पूछे बगैर ये फैसला कर लिया कि दूसरी अप्रोच के मुताबिक जाऊं, क्योंकि मैं ये जजमेंट बेहतर तरीके से करने की पोजीशन में हूं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसीलिए, लेकिन जो कि उसके लिए भी बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, तो हम हर चैप्टर में जो केस स्टडीज हैं, मॉडल केस स्टडीज का इनको वो प्रैक्टिस करने। ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है जेन में। इसको आपने बेंचमार्क नहीं बना लेना कि सर शुरू में तो आप केस स्टडीज इतनी ज्यादा नहीं देते थे, अब केस स्टडी, भाई अभी आपके कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, अभी आपको सिखाया जा रहा है केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है। जब मुझे लगेगा ना कि हाँ अब आप कंफर्टेबल लेवल पे हैं,
उस टॉपिक की भी अंडरस्टैंडिंग है, केस स्टडीज कैसे अटेम्प्ट करनी है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैं आपको चुन चुन के, ये इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में वॉल्यूम 2 भी तब तक आ जाएगा, चुन चुन के क्वेश्चन दिया करूंगा। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन करना है आज, और फिर दूसरे चैप्टर का ये क्वेश्चन करना है, तीसरे चैप्टर का ये क्वेश्चन करना है। तो ये जहन में रखिएगा, इसको आपने बेंच मार्क नहीं बना, यूं ना समझिएगा कि बस यही प्रैक्टिस आपने करनी है, वॉल्यूम 1 नहीं करना है, ना ना ना, वॉल्यूम 2 भी लाजमी है, ठीक है। लेकिन इसलिए होल्ड पे किया हुआ है क्योंकि मैं पहले चाह रहा हूं कि आप कोई 3-4 केस स्टडी वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, ताकि मुझे असाइनमेंट देते हुए भी मुझे मजा आए और आपको केस स्टडी करते हुए भी जो है थोड़ी तकलीफ हो। आगे ना, जितनी आपको तकलीफ होगी उतना मैं एंजॉय करूंगा। 4-4 केस स्टडीज एक दिन में। लेकिन याद रखें अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो एग्जाम इजीली अटेम्प्ट करने के और इंशाल्लाह पास करने के भी काबिल होंगे। लेकिन अगर केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं की आपने और यही कहते रहे सर जैसा आप पहले पढ़ाते थे ना, पहला महीना आपने जिस लेवल पे हमें रखा है एंड तक उसी लेवल पे जाएंगे, वो नहीं होगा वो सर। तो ये जहन में रखिएगा, अगले तकरीबन 8-10 दिन के बाद जब हम एक और चैप्टर केस स्टडी वाला कर लेंगे, उसके बाद आपको होम असाइनमेंट मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। बल्कि हो सकता है कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के मैं 1-2 दिन में देना शुरू कर दूं। क्लियर हो गया ये? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं आज के टॉपिक की तरफ से? पूछो। टॉलरेबल रेट ऑडिटर कैसे सेट करता है, उसकी क्या सोच होती है? उसकी सोच ये होती है कि मैंने चेक करना है सीएफओ पेमेंट करने से पहले, एक्सपेंसेस की पेमेंट करने से पहले वाउचर को अप्रूव करता है कि नहीं। अगर अप्रूव करता है तो उसका मतलब है सीएफओ की चेकिंग के, इन्वेस्टिगेशन के, पूछताछ के बाद एक्सपेंस इनकर किया जा रहा है। इस सूरत में एक्सपेंस के गलत होने का रिस्क कम है। और अगर सीएफओ बगैर चेकिंग किए, सीएफओ की चेकिंग के बगैर पेमेंट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि सीएफओ एक्सपेंसेस में नजर नहीं रख रहा, अब एक्सपेंसेस के फेक होने का खतरा है। एक मिनट पहले अभी ये सोच समझ आई आपको? मैंने इस पर्पस के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना है, लेकिन मैंने पहले से जहन में ये रख लेना है कि कुछ ना कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिनमें सीएफओ ने हो सकता है अप्रूवल ना की हो, मे बी सीएफओ किसी दिन छुट्टी पे चला गया हो, मे बी किसी दिन ओवरबर्डन हो, सीएफओ ने कहा मैं जरा दूसरे ज्यादा अहम काम कर रहा हूं तो अभी ये मैं चेक नहीं कर सकता, या मे बी सीएफओ किसी मीटिंग के लिए वो फॉरेन टूर पे कंट्री से बाहर हो किसी काम की घर से। तो कुछ साल में ऐसे दिन आ सकते हैं जिनमें जेन्युइन रीजन होगी कि सीएफओ ने अप्रूवल नहीं, तो हम उसको कंसीडर करते हुए एक लेवल सेट कर लेते हैं कि जितनी टोटल ट्रांजैक्शन है ना, तकरीबन 5% के करीब किसी रीजन की वजह से सीएफओ ने अप्रूव नहीं की होंगी, लेकिन 95% के करीब उसने अप्रूव की होंगी। तो जो 5% हम उसको मार्जिन ऑफ एरर देते हैं ना, ये है हमारा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। कंसेप्चुअली डेफिनेशन में तो जो लिखा है याद कर लेंगे, रिटर्न लगा लेंगे आप, कंसेप्चुअली है। अब अगर मैं सैम्पलिंग करता हूं और मुझे पता चलता है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन तो असल जो सैंपल है उसके मुताबिक तो 20% है, यानी अब मैं किस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सीएफओ 100 में से 80 ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर रहा है, 20 को नहीं कर रहा। हालांकि इनिशियली मैंने असेस किया था तकरीबन 5% तक जस्टिफाइड होगा, 5% ऊपर जस्टिफाइड नहीं है। तो अब जो मेरी प्रोजेक्शन है सैंपल की बेस पे, वो चूंकि अब ज्यादा हो गई है, अब मेरे ख्याल में जितना जस्टिफाइड था उससे ज्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं, तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा? कंट्रोल्स वीक हैं, कंट्रोल्स वीक हैं। क्लियर आगे? तो ये ऑडिटर की सोच होती है जब वो डिसाइड कर रहा होता है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। नहीं, वो मैंने एग्जांपल दी थी कि आईकैप के लिए वो सिर्फ एक एग्जांपल थे। प्रैक्टिकली भी वैसे ऐसे होता है कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट नॉर्मली 5% के करीब ही होती है ज्यादातर, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज आ सकता है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकली कुछ क्लाइंट्स में मटीरियलिटी लेवल को 5% से ज्यादा भी रख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ पे कम भी रख लेते हैं, क्योंकि ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। आईकैप हर टाइम में 50 ही नंबर रखेगा, आइंदा भी उम्मीद है अगले 10, 15, 20 साल तक 50% ही हो, लेकिन प्रैक्टिकली क्लाइंट जो मटीरियलिटी, एग्जाम्पल सिर्फ देने के लिए मैंने आपको बताया था टॉलरेबल की और एक्सपेक्टेड की, आईकैप वाली एग्जाम्पल दी थी, वरना टॉलरेबल या एक्सपेक्टेड ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन समझ लीजिए नॉर्मली कोई 5% के लगभग होता है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या टॉलरेबल स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। और कोई क्वेश्चन?
अच्छा, आज हम सैंपल डिजाइन की स्टेज, सैंपलिंग की 4 स्टेजेस थे। आज का लेक्चर बहुत आसान है लेकिन कंसेप्चुअल है। अटेंटिव होकर सुनेंगे, जैसे जैसे सुनते जाएंगे इंशाल्लाह समझ आता जाएगा। ठीक है, इजी लेक्चर है। सैंपलिंग की 4 स्टेजेस थे, सैंपल डिजाइन, परफॉर्मिंग प्रोसीजर, प्रोजेक्शन, रिजल्ट वैल्यूएशन। हमने एक स्टेज कर ली सैंपल डिजाइन, बाकी 3 स्टेजेस रह गए। कौन कौन से? परफॉर्मिंग प्रोसीजर, प्रोजेक्शन, रिजल्ट वैल्यूएशन। सैंपल डिजाइन स्टेज में जब हमने काम कर लिया, उसके बाद हम किस पॉइंट पे खड़े हैं? हम इस पॉइंट पे खड़े हैं कि हमने ये फैसला कर लिया अप्रोच कौन सी यूज करनी है, हमने ये फैसला कर लिया सैंपल साइज क्या होगा, हमने ये फैसला कर लिया सैंपल उठाना है, सेलेक्ट करना है, किस मेथड से करना है। यानी इन शॉर्ट हमने जो भी सैंपल सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट करके साइड पे कर दिया। हमने डिसाइड किया था 250 इनवाइसेस सेलेक्ट करेंगे सिस्टमैटिक सिलेक्शन से, तो हमने 250 इनवाइसेस सिस्टमैटिक सिलेक्शन से सेलेक्ट करके साइड पे कर दी है। ये चैप्टर, ये सैंपल डिजाइन स्टेप 1 का एंड है। अब यहां से स्टेप 2 शुरू होने वाला है। क्या? कि भाई जो मेरे सामने सैंपल पड़ा हुआ है, अब मैंने उसको वेरीफाई भी तो करना है, उस पर प्रोसीजर भी तो परफॉर्म करने हैं। तो ये सैंपलिंग वाला स्टैंडर्ड है ना, ये प्रोसीजर्स को डिटेल में नहीं बताता कि किस तरह की ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर होंगे, किस तरह की ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या, सेल्स एरिया तो क्या प्रोसीजर होंगे, परचेजेस का तो क्या होंगे। क्योंकि ये काम एक अलग से चैप्टर है हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, शायद चैप्टर 10 है, वो ये चीज सिखाता है। तो सैंपलिंग वाला आपको ये नहीं सिखा रहा कि किस तरह की इनवाइस, किस तरह की ट्रांजैक्शन पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना। सेल्स की अगर टेस्ट ऑफ डिटेल है तो सेल्स की इनवाइस के लिए क्या प्रोसीजर होंगे, परचेज के लिए, रिपेयर एक्सपेंस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, ये नहीं बता रहा, क्योंकि ये हमने किसी और चैप्टर में सीखने हैं। ये फिर क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब आप वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे, उन प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए आपको ये 1, 2, 3 तरह के सिचुएशन फेस करना पड़ सकते हैं वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। जैसे हो सकता है प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आपको पता चले कि कोई आइटम कैंसिल हो गई है। ठीक है, कोई आइटम कैंसिल हो गई है, उसके ऊपर प्रोसीजर नॉट एप्लीकेबल है, आप उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। जैसे इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर कि सीएफओ अप्रूवल दे रहा कि नहीं दे रहा। एक चेक, आपके चेक नंबर आपके सैंपल में आया, जब आपने उस चेक को देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 2 लाइन लगा के कैंसल्ड। कैंसल्ड इसलिए हुआ कि उसमें वर्ड्स में कुछ और अमाउंट लिखी गई थी और नंबर में कुछ और, चेक कैंसिल हो गया। लेकिन चूंकि कैंसल्ड चेक का भी एक नंबर होता है और वो नंबर डिलीट नहीं हो सकता, इसीलिए टोटल पॉपुलेशन में उस चेक का नंबर आ रहा था। अब लेकिन वो आइटम कैंसिल हो चुकी है, वो आइटम कैंसिल हो चुकी है। इसको कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर नॉट एप्लीकेबल है। आइटम्स आपने कोई सेलेक्ट की लेकिन उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना नॉट एप्लीकेबल है। क्यों नॉट एप्लीकेबल है? वो कैंसिल हो चुकी है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे? कहता है इस सिचुएशन में आप रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट कर ले। रिप्लेसमेंट आइटम से क्या मुराद है? कोई वेरी नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट कर ले इसकी जगह पे, क्योंकि अगर ये चेक आपका कॉमन, लॉजिकली सोचे, अगर गड़बड़ हो गई थी तो इसकी जगह पे इसका वेरी नेक्स्ट चेक ही इशू किया गया होगा। तो रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट कर ले। रिप्लेसमेंट आइटम का मतलब समझ आ गया? लेकिन ये कब परफॉर्म करना है? कहता है फर्क रखना है, आइटम का कैंसिल होना और चीज है, आइटम का मिसिंग होना, नॉट अवेलेबल होना और चीज है। अगर आइटम कैंसिल हुई है ना, ये समझ में आता है, इसमें रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आपको पता चले चेक सही बना था, इशू भी हो गया, उसकी पेमेंट भी हो गई, लेकिन वो चेक की डिटेल्स वगैरह सारी गायब है, आपने क्लाइंट से कहा मुझे उस चेक की कॉपी दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में जब चेक इशू करते हैं उसकी कॉपी बना के रखी जाती है, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए किस चीज की पेमेंट हुई। उन्होंने कहा हमें इस बारे में कुछ पता नहीं, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड था सारे का सारा मिसिंग है, गायब है। अगर रिकॉर्ड मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए, क्या इसमें हमें रिप्लेसमेंट आइटम को सिलेक्ट करना चाहिए? नहीं, यही समझा रहा है। कह रहा है अगर रिकॉर्ड मिसिंग, अगर कैंसल्ड है कोई ट्रांजैक्शन, इनवाइस जो हमारे सैंपल में आई, वो और केस है, कैंसल्ड वाला और केस है, और जो मिसिंग वाला है ये और केस है। कैंसल्ड में क्या करते हैं हम? रिप्लेसमेंट आइटम को सेलेक्ट करना है। मिसिंग में क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट आइटम को सेलेक्ट नहीं करना। तो फिर क्या करना है?
अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे डेविएशन ट्रीट करें, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे हैं उसे मिस स्टेटमेंट कंसीडर करें। कंसीडर इट डेविएशन और मिस स्टेटमेंट। ये क्लियर हुआ? ये कैंसल में और मिसिंग में फर्क समझ आ गया? चलिए दोनों टिक हो गए। हाँ जी 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 बिल्कुल। नेक्स्ट, इफ मिस स्टेटमेंट या डेविएशन इज आइडेंटिफाइड। अगर फर्ज कीजिए आपने सैंपल सेलेक्ट किया, आपको सैंपल मिल भी गया, मतलब आइटम मिल भी गई, आपके तकरीबन अगर 100 का सैंपल है ना, उसमें 95 ट्रांजैक्शन ठीक होंगी। अपनी 95 ट्रांजैक्शन ठीक होती हैं, 5 ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ होती है। यही कह रहा है, अगर आपको कोई डेविएशन या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए, सैंपलिंग के दौरान में कोई डेविएशन या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, ये जरा गौर से सुनिएगा। कहता है सबसे पहले आप ये देखें कि जो मिस स्टेटमेंट आपके सामने आई है वो एनोमली है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है। जो मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आई है एनोमली है या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है। एनोमली क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ये सुन लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन उस चीज को कहते हैं जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हो, यानी पूरी पॉपुलेशन में उस जैसी और चीजें भी हो, तो सारी क्वालिटी वो होती है। और वो आइटम जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते उसे हम कहते हैं एनोमली। फर्ज कीजिए एक सीएफओ है, हमने सैंपल सेलेक्ट किया, हमारे सामने एक मिस स्टेटमेंट आ गई, हमारे सामने एक मिस स्टेटमेंट आ गई। हमने असल में किया क्या था कि सेल्स थी, हर मंथ वाइज उसको क्लासिफ स्ट्रेटिफिकेशन की मंथ वाइज। जनवरी के महीने के जो सैंपल सेलेक्ट किया हमने कुछ, उसमें एक मिस स्टेटमेंट सामने आई जो उस सीएफओ ने की थी। मे भी किसी एरिया का उसका कंसेप्ट वीक होगा शायद। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह की मिस स्टेटमेंट फरवरी में भी होगी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी? पॉसिबल है, पॉसिबल है। एक ही एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल, हमें पता चला जनवरी के महीने में सीएफओ की एनुअल लीव्स कुछ बाकी थी, वो 2 हफ्ते के लिए छुट्टियों पे चला गया, उसकी जगह पे एक टेम्परेरी एम्प्लॉय को हायर किया गया। और ये जो गलती हमारे सामने आई है ना, ये उस टेम्परेरी एम्प्लॉय ने किया, सीएफओ ने नहीं की। ये दूसरी सिचुएशन। बताइए क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह की गलती फरवरी में भी होगी, मार्च में भी होगी, अप्रैल में भी होगी? नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ उस पीरियड की गलती है जब 2 हफ्ते के लिए सीएफओ गया था, जो टेम्परेरी एम्प्लॉय ने किया। ये मिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, यानी इसी तरह की मिस स्टेटमेंट फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में अकर नहीं हुई होगी। तो जो इस तरह की मिस स्टेटमेंट होती है जो वन ऑफ इवेंट की वजह से होती है, कभी कभार एक्सेप्शनल नेचर की होती है, एक्सेप्शनल रीजन की वजह से जो होती है मिस, इसे हम कहते हैं एनोमली। ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। और जो रूटीन नेचर की मिस स्टेटमेंट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो पॉपुलेशन में बार बार अकर हो रही होती है। तो एनोमली और रिप्रेजेंटेटिव में फर्क समझ आ गया। अब सुनिए हमारी सैंपलिंग में इसका क्या फर्क पड़ता है। कहता है जब आप प्रोजेक्शन कर रहे हो ना, प्रोजेक्शन कि 10 में से 1 गलती है तो 120 में कितनी गलती होंगी? 12। जब ये प्रोजेक्शन कर रहे हो, इसमें रिप्रेजेंटेटिव वाली आइटम्स को तो कंसीडर करना है, इंक्लूड कर, लेकिन जो एनोमली है उनको एक्सक्लूड कर देना। हालांकि वो मिस स्टेटमेंट है, एनोमली, लेकिन उसको प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो जनवरी में तो हुई है अकर, फरवरी में नहीं हुई। फरवरी में सीएफओ वापस आ गया था, मार्च में सीएफओ वापस था, अप्रैल में सीएफओ वापस था। वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, वो बार बार अकर नहीं हुई, इसलिए उसे प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना। क्योंकि प्रोजेक्शन में हमारी असेसमेंट ये होती है कि अगर 1 महीने में इतनी गलती है तो 12 महीनों में इतनी गलतियां होंगी। वो अगर सीएफओ करेगा ना तो फिर प्रोजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टेम्परेरी एम्प्लॉय करता है फिर नहीं, क्योंकि वो तब तक ही हुई होगी गलती जब तक वो टेम्परेरी एम्प्लॉय काम किया उसने। भाई समझ आई एनोमली क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, और इनका हमारी सैम्पलिंग में क्या इफेक्ट है, यही बता रहा है। कह रहा है एनोमली है ना, एनोमली, इसको प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना, रिप्रेजेंटेटिव को प्रोजेक्शन में यूज करना है।
एनॉमली को प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना, लेकिन कह रहा है इग्नोर भी ना कर देना, इग्नोर भी ना, क्योंकि बहरहाल मिस स्टेटमेंट है। आप उस एरिया में, जिस एरिया में एनॉमली है ना, उस एरिया में अपने प्रोसीजर को एक्सटेंड कर सकते हो। क्यों भला? यहां पे देखिए, जब टेम्परेरी एम्प्लॉय की इशू सामने आया ना मेरे, एक फैसला तो मैंने ये किया, ये टेम्परेरी एम्प्लॉय की वजह से इशू है, एनॉमली है, इसे प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना। बताइए यहां पे केस स्टडी खत्म। क्या मेरी अप्रोच ठीक है? क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, अब मुझे ये पता है ये टेम्परेरी एम्प्लॉय की मिस्टेक बाकी के महीनों में नहीं हुई, इसलिए प्रोजेक्शन नहीं करनी। लेकिन मुझे फिर साथ में ये भी पता है कि टेम्परेरी एम्प्लॉय अगर एक गलती कर सकता है ना, इसने और भी गलतियां क्यों। मैं अपनी टीम से कहूंगा भाई टेम्परेरी एम्प्लॉय की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी ना, सबको खोल लो, सबको सेलेक्ट करो, चेक करो, अपने प्रोसीजर उसके ऊपर बढ़ा दो। यानी दूसरे लफ्जों में, टेक्निकल वर्ड्स में बताऊं, टेक्निकल वर्ड्स में स्टैंडर्ड कहता है कि नॉर्मली हो तो आपने सैंपलिंग नहीं करनी, लेकिन स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन कर देनी है। फिर स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन कर देनी है। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, उस इंडिविजुअल की ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लो, उस इंडिविजुअल की ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लो जो टेम्परेरी एम्प्लॉय है। भाई प्रो समझ आ रही कि नहीं आ रही? होना चाहिए कि नहीं ऐसे ही? नहीं, प्रोजेक्शंस नहीं हो रही, उसको सैम्पलिंग से अलग कर दिया, लेकिन बहरहाल हमें नजर तो आ रहा है ना कि यहां पे मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, यहां पे मिस स्टेटमेंट। हमने क्लाइंट की 50 ब्रांचेस हैं, हमने हर ब्रांच में से थोड़ा थोड़ा सैंपल सेलेक्ट किया, हमें ओवरऑल पता चला कि भाई बस सिर्फ 6-7 गलतियां हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, हमने ओवरऑल ओके कर दिया। लेकिन फिर हमें यह भी पता चला कि 6-7 गलतियां एक ही ब्रांच में है। बताइए, ओवरऑल प्रोजेक्शन ओके है, ओवरऑल लेवल पे स्पेसिफिक करेंगे कि नहीं? क्योंकि सारी की सारी जो है वो कॉमन फीचर शेयर कर रही है। कॉमन फीचर क्या शेयर कर रही है? एक ही ब्रांच की। इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब मिस स्टेटमेंट या डेविएशन आपको मिले ना, और उसमें कॉमन फीचर शेयर हो रहे हों, कॉमन फीचर, तो कॉमन फीचर किसी ना किसी ट्रेंड को शो कर रहे होते हैं। कॉमन फीचर किसी ना किसी ट्रेंड को शो कर रहे होते हैं। आपने देखा है वो एक लफ्ज बोलते हैं, तरीका वारदात, क्या कहते हैं उसे, मोडस ऑपरेंडी, इस तरह का लफ्ज बोलते हैं, हाँ? तरीका वारदात। जब शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा हो और हर तीसरे चौथे दिन पत्थर से किसी के सर को कुचला गया हो, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल कोई सड़क फुटपाथ पे पड़ा, तो अब हालांकि आपको ये नहीं पता पहला मर्डर किसने किया, दूसरा किसने किया, तीसरा किसने किया, लेकिन चूंकि सब में तरीका वारदात एक है, कॉमन फीचर्स स्टाइल एक है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही पर्सन या एक ही ग्रुप कर रहा है इसके पीछे। एग्जैक्टली उसी तरह एज ऑडिटर जब हमारे सामने कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट डेविएशंस आती हैं जिनमें तरीका वारदात एक ही होता है, कॉमन फीचर, तो याद रखें वहां पे हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल यहां पे शेयर करता जाऊं। ऑडिटर का मटेरियलिटी लेवल है 5000, ठीक है, 4999 के मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है, ठीक है। आपको एक मिस स्टेटमेंट नजर आई 4900 इमटेरियल, आपने उसको कहीं इग्नोर कर दिया। अब आपने टी काउंट देखा, उसमें 4999 खास इस अमाउंट की 50 आइटम्स नजर आ गई ट्रांजैक्शन। अब आपका रिस्क बढ़ जाना चाहिए कि नहीं? ये लगता है क्लाइंट ने ना मेरा मटेरियलिटी लेवल किसी तरीके से इसको पता चल गया, और खास तौर पे ये आइटम्स को इमटेरियल रखने के लिए ना, ताकि एक या हो सकता है 4900 की बहुत सी ट्रांजैक्शन हो, 4900 की बहुत सी ट्रांजैक्शन। तो इससे अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको 5 ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, आपने बताना है कि किसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है। आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम कर रहे हैं और इनवाइसेस आपके सामने आई जो उस साल की सेल, ऑडिटर है आप, और आपके सामने उस दिन इनवाइसेस आई। इनवाइसेस कैसे आ रहे हैं? 9335, तो इसी तरह की इनवाइस बनती है ना, 7834 रुपए, 3838 रुपए, 10,000 रुपए, 2835। क्यों? राउंड फिगर। तो ये जो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनके कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन लग रही है। तो जब एक ही तरह की कोई मिस स्टेटमेंट हो और बार बार सामने आ रही हो, मिस स्टेटमेंट आई 495 रुपए की, ठीक है, इमटेरियल थी, इग्नोर कर, लेकिन 10-12 मिस स्टेटमेंट सामने आई, सारी 495 की थी,
आपको अलर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि कोई एक कड़ी बनाई हुई है इन्होंने, कोई काम चल रहा है। हाँ, जो 495 की ट्रांजैक्शन ही बार बार आ रही हैं। ठीक है, तो ये जब कॉमन कोई मिस स्टेटमेंट डेविएशन आप आइडेंटिफाई करें, उसमें कॉमन फीचर हो, सारी की सारी एक ब्रांच से रिलेट कर रही हैं, सारी की सारी एक पर्सन से रिलेट कर रही हैं, सारी की सारी सेम अमाउंट की है, या कुछ और भी इस तरह के कॉमन फीचर जब शेयर हो रहे हो, फौरन आपने अलर्ट हो जाना है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाएगा। तरीका वारदात चल रहा है कोई एक। क्लियर हो गया ये? तो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई तो हमने क्या करना है? अनोमली है पहले डिसाइड करना है, अनोमली है कि रिप्रेजेंटेटिव। अनोमली है तो उसे प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना। इसकी रीजन समझ आ गई ना, कि वो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन नहीं है। हाँ, अगर रिप्रेजेंटेटिव है उसे प्रोजेक्शन में यूज कर लें। और अगर आपको पता चले कॉमन फीचर्स शेयर हो रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा दे, रिस्क ऑफ फ्रॉड है। नेक्स्ट प्रोजेक्शन करें। अब थोड़ा मैथ का काम आ गया आपका। कैलकुलेटर है आपके पास, सामने रखे। वैसे फिगर्स हमने सिंपल रखी हैं, आप ज़बानी कलाम में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बेहतर है कैलकुलेटर सामने रखें। हाइब्रिड वाले भाई अटेंटिव हैं आप? चलिए, अब हमने ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए। प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जिनमें मसले मसाइल हैं, कुछ ठीक है, ज्यादातर ठीक है, कुछ में मसले मसाइल है। यानी अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे सामने कुछ डेविएशन आ गई, या अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ मिसस्टेटमेंट आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना वाला? प्रोजेक्शन करने हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? कि अगर सैंपल में इतनी गड़बड़ है तो पूरी पॉपुलेशन में कितनी होगी, क्योंकि हमने पूरी पॉपुलेशन को तो सेट नहीं किया होता ना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन के बारे में कहा जाता है ये इट इज बेस्ट एस्टिमेट ऑफ ऑडिटर जजमेंट अबाउट मिस स्टेटमेंट इन पॉपुलेशन। ये क्या है ऑडिटर का बेस्ट एस्टिमेट? किस चीज के बारे में एस्टिमेट आए? कि पॉपुलेशन में कितनी मिस स्टेटमेंट होगी, यानी सैंपल में इतनी है तो पॉपुलेशन में। और ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज हो रही है बैक एंड बेस के। ठीक है, अच्छा अब सुने, अगर पॉपुलेशन है, प्रोजेक्शन करने के लिए तैयार है, प्रोजेक्शन सीखने के लिए तैयार है? चलिए, पॉपुलेशन है 500, सैंपल उठाया 100 का। अच्छा नहीं, एक सॉरी, पहले बताइए टेस्ट ऑफ कंट्रोल की प्रोजेक्शन सिखाऊं कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स की? टेस्ट ऑफ डिटेल। अच्छा चलिए, असूली तौर पे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो पहले आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल, पॉपुलेशन कितने की, सैंपल कितने का उठाया? 100 में मिस स्टेटमेंट कितनी आई? अगर 100 के सैंपल में 8 की मिस स्टेटमेंट है, 500 में कितने की आएगी? 40। यही प्रोजेक्शन। ये तो अभी मैंने सिखाना था आपको। किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया। अच्छा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, हाँ याद आ गया, वाकई सिखाया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन इस तरह की हजारों कैलकुलेशन आप मैथ स्टैट में करते रहे होंगे। फार्मूला क्या है? मिस स्टेटमेंट यानी 8 डिवाइडेड बाय सैंपल यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 500। 100 के सैंपल में 8 की मिस स्टेटमेंट है, 500 में कितनी होंगी? 40। ये 40 क्या है? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ये 40 क्या है? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ये 40 क्या है? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। समझ आया? स्टूडेंट कहने लगा सर जिंदगी मुश्किल हो गई हमारी सैम्पलिंग बढ़ के। पहले तो हमें सिर्फ एक ही पता था चीज का, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? गड़बड़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब से सैम्पलिंग शुरू किया ना, अजीबो गरीब किस्म की मिस स्टेटमेंट आ गई हैं। कभी आ गई है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, कभी आ गया एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, और अब आ गया प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। इनमें फर्क क्या है? अब इस टॉपिक को यहां पे छोड़े, पहले इन तीनों में फर्क बताएं क्या है? तीनों में फर्क बताएं क्या? किन तीनों में? टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड का मसला ही कोई नहीं। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का ताल्लुक इस चीज से होता है आप कितना बेयरेबल लेवल है आपका, मटीरियलिटी लेवल। ठीक है, ये आपके फर्म के पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे डिसाइड कर रहा होता है। इसका ना किसी पास्ट प्रोसीजर से ताल्लुक होता है, ना उस क्लाइंट के फ्यूचर प्रोसीजर से ताल्लुक होता है। ये आपका लेवल होता है, और ये नॉर्मली जनरली सारे क्लाइंट्स के लिए एक होता है, जनरली सिमिलर होता है। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, हाँ यानी फॉर्मूला लिखा होता है, अमाउंट सेम नहीं होती लेकिन फॉर्मूला बताया होता है कि ये होगा। यह है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। समझ आ गया? एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट है
सैंपलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे अंदाजा लगाना कितनी मिसस्टेटमेंट होंगी। सैंपलिंग परफॉर्म करने से पहले, सैंपलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे अंदाजा लगाना इस पॉपुलेशन में, इस एरिया में कितनी मिसस्टेटमेंट होगी। याद रखें, अहम लफ्ज क्या बोल रहा हूं, सैंपलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले। यह है एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। टॉलरेबल में एक्सपेक्टेड में फर्क समझ आ गया। टॉलरेबल में तो फर्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को सामने रखे कोई फार्मूला होता है, उसकी मदद से टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट होती है। इसमें प्रीवियस प्रोसीजर या एक्सपेक्ट या फ्यूचर का ताल्लुक कोई नहीं होता। और एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या है, जो प्रोसीजर सैंपलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले, जो आपने ये वाले प्रोसीजर परफॉर्म किया ना, ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे अंदाजा लगाते हैं कि कितनी गलतियां होंगी, वो है एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। और प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या है, सैंपलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद, या यूं कह ले सैंपलिंग रिजल्ट्स की बेस पे, सैंपल के प्रोसीजर्स की रिजल्ट की बेस पे जब आप अंदाजा लगाते हैं कि पॉपुलेशन में कितनी मिसस्टेटमेंट होगी। अहम चीज क्या है, प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद उन प्रोसीजर के रिजल्ट की बेस पे जब आप अंदाजा लगाते हैं पॉपुलेशन में कितनी मिसस्टेटमेंट होगी, तो वो क्या होती है, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। भाई बात समझ आई? तो फिर सर मुझे बताइए, अगर एक सवाल पूछूंगा उसका सही जवाब दिया तो उसका मतलब सब कुछ समझ आ गया, गलत दिया तो कुछ भी समझ नहीं आया। एक है एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट, एक है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। दोनों में से कंपैरेटिवली कौन सी ज्यादा बेहतर इंडिकेटर है मिसस्टेटमेंट? शाबाश, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टेड उसकी बेस किसी ना किसी आपके प्रोसीजर पे है, सिर्फ अंदाजा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं। सैंपलिंग प्रोसीजर, जो प्रोसीजर बोल रहा हूं ये वाले प्रोसीजर। अच्छा, तो फिर मुझे बताइए कि एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट का काम क्या होता है फिर? सैंपल साइज, बेहतरीन सैंपल साइज में यूज करने के लिए हम उसको डिसाइड करते हैं असल में। भाई प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्लियर होगी क्या? आगे चलें। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। यानी अगर तो आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं आप प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन का फार्मूला एक है लेंथी वे, एक है शॉर्ट वे। कौन सा बताऊं? अच्छा, जब तक ना स्टूडेंट की आदत है, जब तक उसे लेंथी वे ना बताएं, उसे शॉर्ट वे लगता नहीं है। वालिदैन जितनी मर्जी नसीहत करते रहे, ये काम ना करना, ये नुकसान वाला है, ये काम ना करना, ये नुकसान वाला है, मतलब आपको पता ही क्या है दुनिया में। मैं उठता बैठता हूँ, दुनिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेरे पास है, आपके पास क्या है? उनके सारी उम्र का तजुर्बा है, सारी उम्र। तो जितना मर्जी वालिदैन कहते हैं ये चीज गलत है, ये ना कहते हैं, जब तक वो खुद ना कर लें, जब तक खुद ना कर लें। हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या दूसरों के तजर्बे से सीख ले या अपने तजर्बे से सीख ले। जो दूसरों के तजर्बे से नहीं सीखता, क्या अपने तजर्बे से सीख। तो जब तक आपके सामने मुश्किल चीज नहीं ना आएगी, आपको कभी पता नहीं चलेगा आसान चीज आसान है। इसीलिए पहले अब देखें, हम प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये जो मेरे ख्याल रेट ऑफ डेविएशन अमाउंट में नहीं होता, रेट का मतलब ही परसेंटेज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। कैलकुलेटर निकाल लें, सेम केस, लेकिन अब ये अमाउंट्स नहीं है, अब ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। नंबर 500 ट्रांजैक्शन है, 100 ट्रांजैक्शन उठाई, 100 रुपीज नहीं। जब टेस्ट ऑफ डिटेल्स थे ना तो मैं रुपीज यूज कर रहा था, अब मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, 500 ट्रांजैक्शन है, 100 ट्रांजैक्शन उठाई, 8 में अप्रूवल नहीं थी। अब पहले कैलकुलेट कर लें, अगर 100 में से 8 में अप्रूवल नहीं है तो सैंपल का रेट आया 8%। अच्छा, 100 में 8 की अप्रूवल नहीं, सैंपल का रेट आया 8, लेकिन हमें तो पॉपुलेशन का प्रोजेक्टेड चाहिए, हमें प्रोजेक्टेड रेट चाहिए। नो प्रॉब्लम, प्रोजेक्टेड भी कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट, 100 में से 8 की डेविएशन थी, 500 में कितनी डेविएशन होंगी? 40 होंगी। 40% नहीं होंगी, 40 होंगी, 40% नहीं होंगी, 40 होंगी। लेकिन हमें तो रेट चाहिए, 40 डिवाइडेड बाय 500, 8%।
तो प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट कितना है? 8%। भाई आसान था ना। अब आसान तरीन सुन लें फिर। जो सैंपल का डेविएशन रेट है, जो सैंपल का डेविएशन रेट है वही पॉपुलेशन का डेविएशन रेट है। वही पर अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत, सेपरेट कैलकुलेशन करने की जरूरत। अब देखिए सैंपल का भी तो 8% ही था, तो प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने के बाद भी वही रेट आया जो सैंपल का था। तो खुद बताएं क्या प्रोजेक्शन करने की जरूरत है? अच्छा ये हो सकता है इत्तेफाक से सेम आ गया हो, कोई और भी कैलकुलेशन करके देख लें। अच्छा और भी कैलकुलेशन करके देख लें, शाबाश। यानी मजीद एविडेंस चाहिए आपको। आपकी फिगर बोलें, अपनी फिगर बोलें। कहीं ये ना कि आप कहें सर आप घर से याद करके आए थे इसलिए मैच करवा दी। पॉपुलेशन में कितनी ट्रांजैक्शन रखनी है? 1000 टू 800। सैंपल कितने का उठाना है? 300 का। मर्जी आपकी। 300 का। इस सैंपल में डेविएशन कितनी आए? 150। इतनी ज्यादा नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। 50 75। चलो 75 कर लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए। अब कैलकुलेट करें पहले इसका डेविएशन। पहले मुश्किल चीज 300 में 75 की डेविएशन है, 800 में कितने की डेविएशन? 200 की। और डेविएशन रेट कितना निकला? 25%। इसको साइड पे लिख लें 25%। ये प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट है जो आपने फार्मूले की मदद से निकाला। अब निकाले सैंपल का 20 हो ही आ रहा ना, हमेशा वही आएगा। इसीलिए तो स्टैंडर्ड ने तजर्बे करके सूल बताया क्या कह रहा है? नो एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट इज रिक्वायर्ड। ये स्टैंडर्ड के अल्फाज में बता रहा हूं। नो प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट, नो कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट इज रिक्वायर्ड। क्यों? बिकॉज सैंपल डेविएशन रेट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोजेक्टेड डेविएशन। भाई ये बात समझ आ गई? प्रोजेक्शन हो गई आगे। और मैंने आपको तीनों में फर्क भी बता दिया, एक्सपेक्टेड में, टॉलरेबल में और प्रोजेक्टेड में। फर्क क्लियर है ना? अब आखिरी काम रिजल्ट वैल्यू। बहुत आसान। अब सुनिए, पहले इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की सिखाऊंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल की। टेस्ट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म होते हैं। दो देखें, नॉर्मली जब रिपोर्ट में नॉर्मल चैप्टर 4 टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करते हैं, आपको टाइप ऑफ ओपिनियन पहुंचने के लिए आपने दो चीजों को कंपेयर करना होता है आपस में, मिस स्टेटमेंट को मटीरियलिटी के साथ। ये कंसेप्ट ध्यान में रखेगा। अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियलिटी से कम है आप कहते हो फाइनेंशियल जजमेंट ठीक है, अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियलिटी से ज्यादा है आप कहते हैं गड़बड़ है। पूरा अटेंटिव होकर सुनेंगे अगले 5 मिनट में तो कंसेप्ट समझ आ जाएगा। चैप्टर 4 में नॉर्मल ऑडिट में क्या रूल है कि नतीजे कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आप किन दो चीजों को कंपेयर करते हैं? मिस स्टेटमेंट को, मटीरियलिटी लेवल को। यहां पे सैंपलिंग में भी दो चीजों को कंपेयर करेंगे। शाबाश, प्रोजेक्टेड को टॉलरेबल के साथ। तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहा हूं, मैं प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन को और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन के साथ कंपेयर करूंगा। अगर प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से कम है तो ये इमटीरियल हो गई। कंक्लूजन क्या कहा? कंट्रोल स्ट्रांग है, उन पर रिलाई कर लो। ओके हो गया। दूसरा केस, अगर प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन टॉलरेबल से ज्यादा है, कंट्रोल्स वीक है, डोंट रिलाई ऑन कंट्रोल्स। क्लियर हो गया? चलिए, ये थी वैल्यूएशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। अब किसकी कर रहे हैं? अच्छा, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि जब कभी हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करें ना रिपोर्ट में, तो उसमें हमें ये बताना पड़ता है कि किस एरिया में मिस स्टेटमेंट थी। ये मैंने कभी बताया आपको? नहीं बताया? नहीं बताया? चलें। अच्छा, आपको ये पता, आपको एक बात बताऊं, याद है? 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे आज मुझे, ठीक है? अच्छा, आई कैप आपको रिजल्ट देता है तो क्या सिर्फ ये बताता है कि आप पास हैं कि फेल हैं? क्या अगर फेल है तो उसकी रीजंस भी बताता है, किस किस क्वेश्चन में क्या क्या गड़बड़ किया है? सिर्फ पास फेल बताता है? अच्छा, सोच के बताएं, रीजन बतानी चाहिए कि नहीं? आएगा वो आपके लिए ज्यादा है। मैं अब उसके बाद आई कैप बताता है।
पैसे लेके। इस दफा आई कैप ने अनाउंस किया ना, उसको क्या कहते हैं, एग्जामिनी असेसमेंट, क्या कहते हैं उसका, क्या नाम, असेसमेंट रिव्यू। हाँ जी, ऑप्शन है 6,000 रुपया अगर आपके 40 से ऊपर मार्क्स हैं, 6,000 8,000, अच्छा आप जमा करवाएं। आप वो एक खास तौर पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाएंगे या जो भी सफिशिएंटली एक्सपीरियंस होगा सब्जेक्ट के लिहाज से, उसके सामने सिर्फ आपका पेपर होगा, कहेंगे इसको चेक करो, इसने जो जो गलतियां की है ना, इसने सिर्फ इसी ने, वो लिखो और इसको भेजो। इसमें और एग्जामिनर कमेंट्स में क्या फर्क है भला? एग्जामिनर कमेंट्स जनरल है, ये स्पेसिफिक है, बहुत अहम होती है ये। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी इस तरह अगर आपका है तो कर लेंगे, बड़े काम किया। अगर ऑडिट में खुदा ना खास्ता गड़बड़ होती है ना आपके साथ, आप ये असेसमेंट जरूर करवाइए और मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं नहीं करवा सकता। अगर मेरे पास ऑप्शन होती ना, मैं अल्लाह जानता है खुद 10-12 स्टूडेंट्स के जो है ना उनके कहता मैं चेक करके मुझे दो, मैं पैसे नहीं देना। आगे सर मैं असेसमेंट करानी है, पैसे दे देना। हाँ थोड़े बहुत हो सकते हैं, थोड़े बहुत, क्योंकि मेरे भी बड़े काम की चीज है ना। 1,000 रुपया ले लीजिएगा, 1,000 रुपया आपकी रीइंबर्समेंट हो जाएगी, एक्सपेंस कम हो गया। ओके 1,000 रुपया दे दूंगा, 1,000 3 नहीं ना 1,000 रुपया इंशाल्लाह दे दूंगा, वो शेयर करा। अच्छा अब सुने इसका कंसेप्ट पे आ रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ जब गड़बड़ हो तो गड़बड़ है ये तो बताना, पास है फेल ये तो बताना चाहिए फेल, लेकिन रीजन भी बतानी चाहिए। रिपोर्ट में भी इस तरह होता है, जब कभी ऑडिटर क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, रिपोर्ट में रीजन बतानी होती है कि किस एरिया में क्या गड़बड़, कितनी अमाउंट की गड़बड़, अमाउंट भी बतानी होती है। अच्छा आप वापस आए, टेस्ट ऑफ डिटेल की वैल्यूज, टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे थे ना। अच्छा फिर सोच के बताइए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन को आपने टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन के साथ कंपेयर किया, टेस्ट ऑफ डिटेल में किसको किसके साथ करें? शाबाश, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट के साथ, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट के साथ अमाउंट में। सुनिए फिर, अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम है, पॉपुलेशन ओके। और अब अभी आप पूछ लेंगे, अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम है तो पॉपुलेशन ओके, काम खत्म, अगले एरिया पे जाओ। और अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल से ज्यादा है, यहां पे होना चाहिए था पॉपुलेशन नॉट ओके, होना ये चाहिए था असूली तौर पे, क्योंकि कंट्रोल में भी है क्या कि मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन दो, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है यहां पे नॉट ओके नहीं कर। ये अजीबो गरीब सिचुएशन आ गई है, पूरे ऑडिट में इस तरह की सिचुएशन नहीं है कोई। सोचिए क्या सिचुएशन है, मुझे बताइए। अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल से कम है, आपने कहा पॉपुलेशन ठीक है। अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट से ज्यादा है, क्या आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन ठीक है? नहीं कह सकते। क्या आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन मिस स्टेटेड है? ये भी नहीं कह सकते। ये क्यों नहीं कह सकते भला? क्योंकि ये आपकी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, एक्चुअली आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट नहीं है। आपका ख्याल तो है कि पॉपुलेशन में इतनी मिस स्टेटमेंट होगी, और ख्याल की बेसिस भी वैलिड है, सैंपलिंग पे काम किया, लेकिन बहरहाल ख्याल ही है। एक्चुअली मिस स्टेटमेंट आपने उस अमाउंट की आइडेंटिफाई नहीं की। लेकिन अगर जब आपको कहना हो ना कि पॉपुलेशन इज मटेरियली मिस स्टेटेड, तो फिर साबित करना होता है कौन सी इनवाइस कितनी अमाउंट की मिस स्टेटेड है, जो कि अभी आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। अब देखें अजीब सिचुएशन आ गई। आई कैप को यह सिचुएशन कभी फेस नहीं करनी पड़ती। क्यों? आई कैप कहता है यहां तो स्टूडेंट पास है या फेल है, और ऑडिटर भी नॉर्मली यही कहता है, या तो पॉपुलेशन ठीक है या पॉपुलेशन गलत है। ये वही सिचुएशन है पूरी ऑडिट में जिसमें ना ऑडिटर ये कह सकता है पॉपुलेशन ठीक है क्योंकि उसको नजर आ रहा है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, और ना कह सकता है पॉपुलेशन गलत है। क्यों भला? क्योंकि उसने एक्चुअली मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं की। इस सिचुएशन का इजहार करने के लिए स्टैंडर्ड ने एक लाइन इजाद की, सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन। सैम्पलिंग हमें किसी रीजनेबल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा रही। ना तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ठीक है, और ना ही ये कह सकते हैं पॉपुलेशन गलत है। रीजन दोनों की बता दी। ये क्यों नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन ठीक है, क्यों नहीं कह सकते पॉपुलेशन ठीक, और नजर आ रहा है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, और ये क्यों नहीं कह सकते पॉपुलेशन गलत है? क्योंकि वो नजर आ रहा है, वो आपका एस्टिमेट है, बेस्ट एस्टिमेट, एक्चुअल नहीं है। अगर रिपोर्ट क्वालिफाई करनी हो ना, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट बतानी पड़ती है कितने की थी, किस जगह पे थी। तो ना कह सकते हैं ठीक ना गलत, तो फिर क्या कहते हैं भला?
नहीं, पहली लाइन ये लिखनी है, सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेस ऑन। तो फिर क्या करना है, रीजनेबल कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए फिर क्या करना है? अब सैम्पलिंग नहीं पर जा रही तो फिर क्या करें? फिर अदर प्रोसीजर से जाएं। और अदर प्रोसीजर कौन से होते हैं? आप मजीद कोई डिटेल, आप एनालिटिकल प्रोसीजर की तरफ चले जाए, आप स्पेसिफिक प्रोसीजर की तरफ चले जाए, आप 100% प्रोसीजर की तरफ चले जाए। लेकिन सैम्पलिंग, इसमें हम वैसे क्लाइंट को कहते हैं कि भाई हमें नजर आ रहा है मिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं की, चलो आओ मिलके ढूंढे, आओ मिलके ढूंढे। फिर मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है, मिस स्टेटमेंट हम उनका रिव्यू किया करते हैं। क्लियर हुआ? यहां पे जेल में रखिएगा। ये वाली सिचुएशन बाकी वाली सिचुएशन तीनों से क्यों डिफरेंट है? बाकी वाली तीनों में क्लियर कंक्लूजन आ रहा है, ओके नॉट ओके, ओके ये ना ओके है ना नॉट ओके है। समझ आ रही है इसकी? अच्छा आप सुने, आप चाहते हैं कि 5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग सैम्पलिंग की मिल जाए स्टार्ट सेट कि प्रैक्टिकली सैम्पलिंग कैसे होती है। अच्छा क्लास नहीं, क्लास खत्म, ये एंड पे एक एग्जांपल दी है, न्यूमेरिक एग्जांपल ऑन प्रोजेक्शन एंड वैल्यूएशन डब्बे में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 के एंड पे। पहली फुर्सत में, जब भी फुर्सत मिले, अभी आधे घंटे या घंटे या 2 घंटे बाद, इसको पढ़ लीजिएगा। और कैलकुलेशन कैलकुलेटर के साथ पढ़ना है। कैलकुलेटर के बगैर पढ़ेंगे इसका फायदा आधा है, कैलकुलेटर के साथ पढ़ेंगे इसका फायदा डबल है। ये एग्जांपल आपने पढ़नी है लाजमी। क्लियर? और आप बाकी जो केस स्टडी है इन चैप्टर के एंड के क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट है, लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन एट एंड ऑफ। ठीक है, आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।